तो अपने चैप्टर 1 चालू करते हैं। तो मेन अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट क्या है? ये एक्ट को, कंपनीज एक्ट को लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। क्योंकि पहले भी तो कंपनीज एक्ट था ना सर। अपने कौन सा कंपनीज एक्ट पढ़ते? अपने पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन पहले भी था 1956। तो उसको हटा के ये नया जो लाया गया सर, ये क्यों लाया गया? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि बहुत सारा लॉ को अमेंड करना, सेक्शंस को, और बहुत सारे लॉ को कंसोलिडेट कर देना, मतलब मर्ज कर देना। इसका एनेक्टमेंट कब आया? एनेक्टमेंट का मतलब होता है किस दिन उसको इंडिया में पास किया गया। दो चीज होता है बेटा लॉ का, एनेक्टमेंट और एप्लीकेबिलिटी। एनेक्टमेंट मतलब किस दिन वो इंडिया में पास हुआ, और एप्लीकेबल या एनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट किस दिन से उसको लागू किया। एनेक्टमेंट करता है उसको या पास करता है उसको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंपनीज एक्ट को 29 अगस्त 2013 को एनेक्टमेंट किया गया और 30 अगस्त 2013 का ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर किया। इंडियन गवर्नमेंट जब भी किसी लॉ को लागू करता है या कोई लॉ में चेंज करता है, या इंडियन गवर्नमेंट को कोई बात का जानकारी देना होता है, तो एक बुक रिलीज करता है जिसका नाम है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य पत्र। जैसे जब रेलवे बजट आता है या जब मेन बजट आता है ना आपका 1 फरवरी को, तो उसके बाद में ये भारत का मुख्य पत्र रिलीज करता है गवर्नमेंट। पूरा बजट का कहानी जो बजट में हुआ, जो भी पास हुआ नया चीज, वो सारा का सारा इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में छाप देते हैं। तो वो सब बड़े बड़े बुक स्टोर्स में अवेलेबल होता है। मतलब उसमें सारी लॉ से रिलेटेड भी सारी चीजें होती है। एकदम इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, भले वो लॉ रिलेटेड हो, भले वो अदर मैटर रिलेटेड हो, वो चीजें उस ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश की जाती है। और जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में छाप दिया इंडियन गवर्नमेंट, उस डेट से लॉ एक्चुअली में एनफोर्स हो जाता है। तो कोई भी लॉ को पास करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसको एप्लीकेबिलिटी में लेकर आता है, एनफोर्समेंट में लेकर आता है इंडियन गवर्नमेंट। तो ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो 29 अगस्त 2013 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको एसेंट दिए और ऑफिशियल गैजेट में वो छपा 30 अगस्त, यानी सर अगला ही दिन से हो गया। बट सर अगर कोई एक्ट ऐसा होता जिसको इंडियन गवर्नमेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट पास किया 29 अगस्त को और इंडियन गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गैजेट में छापता 1 दिसंबर को, यानी 29 अगस्त को एक्ट बन गया था, लेकिन इंडिया में वो एप्लीकेबल होगा 1 दिसंबर से फिर, क्योंकि जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पब्लिश कर देगा, नोटिफाई कर देगा, उस दिन से वो एनफोर्समेंट में आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर का फ्लो क्या था? कंपनीज एक्ट का फ्लो ये था कि टोटल 29 चैप्टर्स में कंपनीज एक्ट को बांटा गया 470 सेक्शन से। तुम्हारे सिलेबस में 1 से 148 तक कवर्ड है, इंटरमीडिएट मतलब सिर्फ 150 सेक्शन लगभग टू बी प्रिसाइज 148 सेक्शंस अपने एक्ट में कवर्ड है इस एग्जाम के लिए, इंटरमीडिएट के। और टोटल 7 शेड्यूल्स लिखे गए, तो 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स का कंपनीज एक्ट है। सर ये शेड्यूल्स क्या होता है? एनी आइडिया? बेटा जी शेड्यूल वर्ड का बेसिक मीनिंग है कोई भी टेबल या कोई भी चार्ट। आप पढ़ते हो ना कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बोलते हैं ना एज पर शेड्यूल 3। हाँ जी। तो पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको कंपनीज एक्ट बताया कि कंपनी को किस फॉर्मेट को पीएल और बैलेंस शीट मेंटेन करना है। हाँ जी। तो वो शेड्यूल 3 में लिखा गया। तो शेड्यूल 3 में पूरा वो टेबल बना के दे दिया। वैसे ही बेटा जी आपको डिप्रिसिएशन किस मशीन के ऊपर, किस एसेट के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन क्लेम करना, उसका एक शेड्यूल है। कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या होगा, उसका एक शेड्यूल है। तो बहुत सारे टेबल या बहुत सारे फॉर्मेट्स कंपनीज एक्ट में छपे हुए होते हैं। तो वैसा कितना फॉर्मेट छपा हुआ है? 7। तो 470 सेक्शन 7 शेड्यूल का ये पूरा लॉ है।
जिसको 29 चैप्टर्स में बांटा गया। ठीक है, ये था कंपनीज एक्ट का बेसिक आइडियोलॉजी की कंपनीज एक्ट क्या है। अब आते हैं कंपनीज एक्ट किसके लिए? सर कंपनीज के लिए। कंपनी का मतलब क्या होता है सर? हाँ बोलो। इनकॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी। हाँ वही बात जो बोला जा रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में, आपको जो रेड अल्फाबेट्स में दिख रहे हैं। अच्छा, देखो क्या बोला, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब एक रजिस्टर्ड एंटिटी होगा, कानून की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा, जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी होगा, जिसका कॉमन सील होगा। लेकिन आजकल कॉमन सील ऑप्शनल हो गया, पहले कंपनी का अलग से ठप्पा होता था, आजकल अलग से ठप्पा कंपल्सरी नहीं है। अगर 2 डायरेक्टर साइन कर दे तो फिर कंपनी के स्टैम्प का अलग से जरूरत नहीं। स्टैम्प मतलब नॉर्मल स्टैम्प नहीं। आप ना बेटा, आप लोग एक चीज जानते नहीं हो, सील किसको बोलते हैं? सील मतलब वो रबर स्टैम्प नहीं। सील का मतलब होता है जब आप कोई पेपर में कभी कभी आप कोई अगर लीगल डॉक्यूमेंट उठा के देखोगे ना, तो जब पेपर को ऐसे टेढ़ा करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अंदर में स्टैम्प टाइप का कुछ आया हुआ है, जो आपके नोट पे होता है, जो आपके करेंसी नोट पे होता है, रुपया के ऊपर, वो ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर करने से दिखता है ना। तो वो चीज को बोलते हैं सील। तो पहले वैसा सील कंपल्सरी था, अब कंपल्सरी नहीं रखा। अब बोला 2 डायरेक्टर साइन कर दे तो फिर कॉमन सील ऑप्शनल है, और नहीं तो फिर कॉमन सील लगा लो। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात बोला, परपेचुअल सक्सेशन, यानी लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, कंपनी हमेशा रहेगी। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। तो यानी सर 1 इनकॉर्पोरेटेड, नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर 3 लीगल एंटिटी, नंबर 4 परपेचुअल सक्सेशन, नंबर 5 कॉमन सील। ये 5 बातें जब एक साथ आए उस एंटिटी को बोलते हैं कंपनी, उस बिजनेस एंटिटी को बोलते हैं कंपनी। और यही आगे जाके फीचर्स बन जाएंगे सर। तो अगर डेफिनेशन याद है तो फीचर्स भी याद रहेंगे। तो ये सेक्शन 1 आपको क्या बताते हैं इस चैप्टर का? बोले ना इस चैप्टर में 148 सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन नंबर याद नहीं करना है स्टार्टिंग में, बाद में देखेंगे उस चीज को। फिलहाल इतना ही समझे कि सर रूल याद करते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 बताया कि कितना एक्सटेंट यानी क्या स्कोप है कंपनीज एक्ट का। सेक्शन नंबर 1 ये बताया कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ लागू है, कंपनीज एक्ट कब से चालू हुआ, वो सब बात आपको सेक्शन नंबर 1 बताया। तो पहला तो टाइटल क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, ये होल इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सर वैसे भी अब जम्मू एंड कश्मीर में सब लागू है क्योंकि सेक्शन 370 हट गया। ठीक है सर, कमेंसमेंट कब से हुआ? फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। हम बोला था ना आपको ये बात। तो ये आपका कमेंसमेंट। अब बात आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, एप्लीकेबिलिटी किसके किसके ऊपर है। हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है यानी इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे इस कंपनी लॉ में चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ में, यानी जो कंपनियां 1956 में बनी थी, 1956 एक्ट के हिसाब से उसमें भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, और जो कंपनियां इस 2013 के एक्ट में रजिस्टर होगी उन पे भी एप्लीकेबल है। उनके अलावा इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनी। मेरा बात पहले मेरे को कंप्लीट करें तो फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। इसके अलावा मतलब हर वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है इस एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल है, बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे एप्लीकेबल है, स्पेशल एक्ट के थ्रू जो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है LIC, RBI, उनके ऊपर एप्लीकेबल है, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब कॉर्पोरेशंस वगैरह भी जो होते हैं ना उनको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, उन पे भी एप्लीकेबल। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता रहता है कि किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल है। अब आपका वाला जो मन में डाउट आया उस पे आएंगे, और शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मेरे अगले लाइन में। सर ये इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट, इनके तो खुद के भी एक्ट है,
हाँ जी। इंश्योरेंस का एक्ट है सर IRD एक्ट 1999, हाँ जी। सर बैंकिंग एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट 1949, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 और LIC और RBI का खुद का एक्ट है। तो बेटा जी जहां जहां LIC, RBI, बैंकिंग एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट अलग कुछ बात बोलता है तो फिर वो वाला बात लागू हो जाएगा, और वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई बात अगर नहीं बोला हुआ है उतने एरिया तक कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। ओके, मतलब जो जिसका अपना एक्ट अपने लिमिट्स पे फॉलो कर सकता है, कंपनी अपने लिमिट ही फॉलो करेगा। पहला वो अपना ही लिमिट फॉलो करेगा। अच्छा, पहले खुद के लॉ को प्रेफरेंस देगा, देन अगर कोई टॉपिक के ऊपर वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है उनके एक्ट में, तो उस बात के लिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी इनको कंपनीज एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ऐसा कंपनी उनको भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एकदम। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल बोलता है, मेरा भाई अभी इंश्योरेंस का ब्रोकिंग बिजनेस चालू करने का प्लान किया, तो उसको IRDA का तो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। और अगर वो कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस करना चाहता है तो उसको कंपनीज एक्ट में भी अपने कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। वैसे कोई अगर करना चाहता है, मतलब दो ऑप्शन है वहाँ पे। इंश्योरेंस टाइप का जो बिजनेस होता है ना, वो आइदर हम LLP खोल सकते हैं, इंश्योरेंस का ब्रोकिंग हाउस। अच्छा। इंश्योरेंस का ही अगर हम कंपनी खोल रहे हैं वो नहीं। हम अगर टाटा AIG की तरफ खुद एक नीरज AIG बनाना चाहते हैं, हम LIC की तरह एक कंपनी खोलना चाहते हैं, तब नहीं। लेकिन हम उनका ब्रोकिंग हाउस खोल रहे हैं। मेरा भाई क्या कर रहा है, इंडिया में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, वो उन सब का ब्रोकर बनेगा, मतलब उन सब के इंश्योरेंस को लोगों में बिकवाएगा। तो उसको IRDA का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर वो कंपनी फॉर्मेट में खोलना चाहता है तो कंपनी एक्ट का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और LLP एक्ट में खोलना चाहता है तो उसको LLP एक्ट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम मान लिया सर आप है ना HDFC एर्गो की तरह इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हैं, आप LIC की तरह इंश्योरेंस कंपनी खोलना चाहते हैं, तब तो बेटा कंपलसरी हमको पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना ही पड़ेगा। तब तो हमको IRDA और पब्लिक लिमिटेड यानी कंपनी एक्ट का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बात क्लियर? अब आप बैंकिंग कंपनी खोलना चाहते हैं, पहले आप अपना क्वेश्चन बोलो। जो प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर पे जो कंपनीज हैं, अब वो टोटली मतलब जो 2013 वाले एक्ट को फॉलो करेंगे ना? एग्जैक्टली, हर चीज को। एग्जैक्टली, ठीक है। यस। तो सर यहाँ पर इनका खुद का भी एक्ट है, तो पहले उनको फॉलो करो। जहां जहां तुम्हारा कोई एक वर्ड यूज किया, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट वेयर प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट। जहां जहां इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोलता है और कंपनी एक्ट कुछ और बोल रहे हैं, तो वहां इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करो। लेकिन जहां वहां इंश्योरेंस एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, डिफरेंट या कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तब फिर कंपनी एक्ट फॉलो कर लो उस पार्ट के लिए। तो ये बात बोला। बॉडी कॉर्पोरेट वाला भी एक बात कही याद रखने लायक था। ये एग्जाम्पल क्या है, जैसे FCI है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, ये सब ना कॉर्पोरेशन की तरह रजिस्टर होते हैं। ये लोग कंपनीज की तरह भी होते हैं, कॉर्पोरेशन की तरह भी होते हैं। इनको भी कंपनीज एक्ट ही गवर्न करेगा। तो इंडिया में कोई कॉर्पोरेशन बनाता है ना, कॉर्पोरेशन जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनको लोकल अथॉरिटीज ना, हाँ लोकल अथॉरिटीज जो, उनको भी गवर्न कौन सा एक्ट कर रहा है, कंपनीज एक्ट। अच्छा, उनको भी कंपनीज एक्ट ही चला रहा है। हाँ, चला उनको कंपनीज एक्ट। तो ये सब चीज कंपनीज एक्ट के दायरे में आएगी। तो इसमें जो स्टार्टिंग वाला ज्ञान था वो फालतू था, कहाँ एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल होगा, लेकिन असली बात है किन पे एप्लीकेबल। अब आता है सेक्शन 2 जो सर्टेन डेफिनेशंस का बात करेगा, और ये चैप्टर पूरा उन डेफिनेशन पे बात करेगा। जैसे देखो पहला ही बोला डेफिनेशन, एब्राइज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है पहले तो ये बोलो सर। एक बुकलेट होता है जो कंपनियां रिलीज करती है शेयर इशू करने के पहले, IPO लाने के पहले। पब्लिक उस बुकलेट को पढ़ता है,
अब उसमें कंपनी का पास्ट, कंपनी का प्रेजेंट, कंपनी आगे क्या करना चाहता है, कितना रुपया कहाँ से उठाएगा, कितना रुपया किस जगह इन्वेस्ट करेगा, कितना दिन में बिजनेस चालू कर लेगा, कितना दिन में प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, उस सबका एस्टिमेशन होता है पूरा। कितना रुपया मशीनरी पे खर्चा करेगा, कितना रुपया करंट एसेट पे खर्चा करेगा, मतलब कितना ऐसा फिक्स एसेट, कितना ऐसा वर्किंग कैपिटल, ये सब पूरा डिटेल होगा। आप पढ़ लो अच्छे से, आपको पढ़ के लगा कि हाँ ये कंपनी तो अच्छा है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट करो। तो प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट है जिसमें कंपनी अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब इंफॉर्मेशन, किस दिन आईपीओ चालू होगा, किस दिन आईपीओ का लास्ट डेट होगा, ये सब जानकारी रहेगा उसके अंदर। पब्लिक पढ़ ले, समझ ले, फिर पैसा इन्वेस्ट कर। वो याद है म्यूचुअल फंड वगैरह में एक लाइन सुनते हो, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो प्रोस्पेक्टस एक ऑफर डॉक्यूमेंट की तरह पब्लिक को वो लोग इनवाइट कर रहे हैं कि पढ़िए और हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो प्रोस्पेक्टस यही होता है। अब प्रोस्पेक्टस में पहला प्रोस्पेक्टस का टाइप बताया एवरेज प्रोस्पेक्टस, एवरेज जिसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो होता क्या है ना बेटा, कंपनियां, कोई कंपनी है मान लो, उसको पता है कि हमको तोड़ तोड़ के आईपीओ लॉन्च करने हैं। अभी अब मेरे को टोटल 2 लाख शेयर बेचने हैं, अभी इस महीना उसमें से 20,000 शेयर निकालेगा, 3 महीना बाद फिर हम 70,000 शेयर लॉन्च करेगा, ऐसे कर करके हम ये 2 लाख शेयर तोड़ तोड़ के बेचेगा। तो कंपनी बोलता है कि हर बार बुकलेट कैसे जारी करते रहे, हर बार 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 प्रोस्पेक्टस रिलीज करें, ये सही नहीं। तो कंपनी एक्ट उनको एक ऑप्शन दिया, आप एक बुक जारी करो, सॉरी वो तो शेल्फ हो गया, एक मिनट नहीं गलत बोल गया, जो हम अभी बोलने जा रहा था उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलता है। अच्छा ठीक है, उसको जो बोलना चालू किया उसको कंप्लीट कर लेते, वो आगे कहीं आएगा डेफिनेशन। तो कंपनी क्या करता है, एक बुकलेट जारी कर देते हैं, अगले 12 महीना में जितना भी वो शेयर लॉन्च करेगा उन सबके बारे में वही बुकलेट, एक ही बुकलेट होगा, मतलब एक ही प्रोस्पेक्टस एप्लीकेबल हो जाएगा। उसको बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस, SHELF, शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रोस्पेक्टस बोलते हैं समरी प्रोस्पेक्टस। एवरेज वर्ड का मीनिंग होता है समरी, इन शॉर्ट। हाँ, इन शॉर्ट। कई बार कंपनी के पास ना बहुत टाइम नहीं है पूरा फुल फ्लेजेड बुकलेट लॉन्च करने का, फुल फ्लेजेड प्रोस्पेक्टस लॉन्च करने का। कंपनी क्या करता है, एक बार के लिए एक फॉर्म रिलीज करता है जिसको लोग भर के कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो जो फॉर्म होता है ना, फॉर्म, उस फॉर्म में बेसिक जानकारी छाप देता है जो लोगों के लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। मतलब सारा मेन इंफॉर्मेशन छाप दिया 1 या 2 पेज में, उसके साथ ही आपको फॉर्म का जगह दे दिया, आप अपना नेम वे सब डिटेल भर के जमा कर दो। तो जो आपने कहीं भी अप्लाई करते थे फॉर्म भरते हैं ना, उस फॉर्म में ही आपको नीचे सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, समरी दे दिया। एक बार फुल फ्लेजेड बुकलेट बाद में लॉन्च कर देंगे, एक बार समरी पढ़ लो, क्योंकि कंपनी के पास पूरा डिटेल अभी रिलीज करने का टाइम नहीं है, उतना करने जाएगा तो आईपीओ में लेट हो जाएगा। तो कंपनी जब पब्लिक भी इतना ज्यादा नहीं जारी करना पड़ेगा और कंपनी पब्लिक पढ़ेगा भी, लेकिन एक बार के लिए हम समरी रिलीज की। इसको एक टाइप का मेमोरेंडम भी बोलते हैं। कोई भी वर्ड के आगे जब मेमोरेंडम लगे ना, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग समरी। जो क्या लिखा, मीन्स मेमोरेंडम कंटेनिंग सैलिएंट फीचर ऑफ प्रोस्पेक्टस। सैलिएंट का मतलब बोला साइलेंट नहीं, सैलिएंट। सैलिएंट फीचर्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो कि उनको से भी बोला है कि ये जानकारी कम से कम तुम अपने एवरेज प्रोस्पेक्टस में डालो। तो एज पर सेबी जो मेन बात है वो डाल के प्रोस्पेक्टस रिलीज के, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जनरली 3 टाइप का होता है, एक तो हो गया एवरेज, दूसरा हो गया शेल्फ, तीसरा होता है बेटा जिसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग क्या होता है सर, पहले मीनिंग बताएंगे फिर याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक देंगे। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है बेटा, कंपनी ना प्राइस के बारे में कंफ्यूज है कि कितना प्राइस रखे शेयर। आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं,
हम अपना शेयर 380 में बेचे कि 320 में कि 240 में कि 470 में, ये हम डिसाइड नहीं कर पाए। हम क्या करेगा, प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगा जिसमें सब जानकारी होगा, पब्लिक पढ़े। वहां पर ना हम हाईएस्ट बिडिंग का ऑप्शन रखें, हम एक फ्लोर वैल्यू और एक कैप वैल्यू दे देंगे, मतलब लोएस्ट प्राइस इतना, हाईएस्ट प्राइस इतना। बहुत बार कंपनियां फ्लोर वैल्यू नहीं भी देती, सिर्फ कैप ही दे देती कि हाईएस्ट प्राइस हम इतना रखना चाहते हैं। अब लोगों को बोलेंगे बिडिंग करो, अब आप बोलोगे सर फिर तो सबको लोएस्ट ही बिड करेगा। नहीं, कंपनी बोलेगा हाईएस्ट प्राइस की तरफ जितना बिडिंग आएगा पहले उनको शेयर देंगे। अच्छा, तो लोगों को बिडिंग करने बोला, अब टूवर्ड्स हाईएस्ट प्राइस जो बिडिंग आया उनका एवरेज निकालेंगे हम, और वो एवरेज प्राइस पे जो लोग अप्लाई किए सबको शेयर देंगे। लोवेस्ट वाले को भी ऑप्शन देंगे, हाईएस्ट वाले को भी देंगे, लेकिन पहले हाईएस्ट से देना चालू करेंगे। हाईएस्ट वालों को पहले दिए, सेकंड हाईएस्ट वालों को सेकंड नंबर पे दिए, थर्ड हाईएस्ट वालों को थर्ड नंबर पे दिए। प्राइस एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 140 रुपया बिड किया, कंपनी बोला था 150 रुपया हम हाईएस्ट प्राइस रखना चाहते, आप 140 बिड किए, कोई 148 बिड किया, कोई 147 बिड किया। हम मान लो 148 147 का एवरेज लिए, मेरा आ रहा है 147.5। इस प्राइस पे हम सबसे पहले 148 वाले को देंगे, फिर 147 वाले को देंगे, फिर ऐसे करते करते शेयर बचेगा तो नीचे वालों को भी देंगे। तो ये प्राइस फिक्स हो गया जिसपे सबको शेयर मिलेगा। पहला ऑप्शन मिलेगा हाईएस्ट बिडर्स को, और उसी क्रोनोलॉजी में धीरे धीरे नीचे आएगी। सर शेयर खत्म हो गया तो बस उतने लोगों को मिलके रह जाएगा। सर आप अब जो 140 अप्लाई किया है आप उसको भी 147 ऑफर कर रहे हो, हाँ अब उसका लेने का मन है तो ले, नहीं तो ना कर दे, नहीं लेगा। तो इस कंपनी जब प्राइस को लेके असमंजस में होता है, कंफ्यूज्ड होता है, नॉट सो श्योर होता है, तब वो रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस रिलीज करता है और उससे लोगों से बिडिंग लेके प्राइस फाइनलाइज करता है। ठीक है, तो सर अब याद रखने का आप क्या ट्रिक दे रहे थे, रेड हियरिंग लाल मार्क लगा रहे हैं, लाल मार्क मतलब कंफ्यूजन है। रेड इज ए सिंबल ऑफ कोई चीज को रोकने का बात कर रहे हैं, हाँ कोई चीज का डेंजर मार्क है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। प्राइस को लेके श्योर नहीं है। एवरेज का नाम ही याद कर लो, समरी है। और शेल्फ का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक शेल्फ लाइफ होता है, मतलब वो कितना दिन टिकेगा, तो कितना दिन टिकेगा। वो कह रहा है ये केक का सेल्फ लाइफ होता है 3 दिन, ब्रेड का सेल्फ लाइफ होता है 2 दिन। तो शेल्फ वहां से याद कर लो। 12 महीना तक कंपनी जो भी आईपीओ लाएगा, एक प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया, अगले 12 महीना तक कंपनी जो भी आईपीओ लाएगा उसी प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे लोगों को अप्लाई करें। ठीक है, तो अभी शेल्फ और रेड हियरिंग हम बता दिया, बट यहाँ बोला नहीं था। यहाँ आपके डेफिनेशन में सेक्शन नंबर क्या है, क्लॉज नंबर 1 क्या बोला, देखो सेक्शन 2 है, सारे डेफिनेशन का सेक्शन हमेशा सेक्शन 2 ही होता है। कोई भी एक्ट पढ़ लो इंडिया में, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ लो, देखो आपको याद है कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, हाँ। तो हमेशा सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन रहेगा। ठीक है, जो हम लोग जब हम लोग डीटी पर रहते हैं ना, तो सर ने वहाँ पे हमें बोला था कि सेक्शन 2, 10 एंड 47 के साथ जो भी आते हैं वो क्लॉजेज होते हैं, और रिमेनिंग जितने भी सेक्शन होते हैं वो सब सेक्शन होते हैं, क्योंकि 2 डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, देखो यहाँ पे वही लिखा है। यस सर, क्योंकि मतलब ये जो डेफिनेशंस हैं कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, नहीं रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसको सब सेक्शन में बोलते हैं। क्लॉज एकदम सही बात, सही बात। तो यहाँ पे 2 सेक्शन का क्लॉज नंबर 1 क्या आपको पढ़ा रहा है, एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है सर, क्लॉज नंबर सेक्शन नंबर नहीं याद करे चलेगा, अभी मत माथा लगा। नंबर 2 डेफिनेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको बोलते, ये आप जानते हो, आप अकाउंट पढ़े हो। ICAI जो है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और NFRA के साथ मिलकर एक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट का, ये लोग दोनों मिलके गवर्नमेंट के परमिशन के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलीज करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस कंपल्सन नहीं है Guidelines, कि आपको yes. अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करना चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और आपका अकाउंट अच्छा ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आज फटाक से डेफिनेशन देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग इज एन एडेनिम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज। एडेनिम मतलब गाइडलाइन है, गाइडलाइन Yes. एक टाइप का गाइडलाइन है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर कंपनीज की। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे Yes. तो इसके रिकमेंडेशन पे ICAI, ठीक है, The consultation of NFR. हाँ, विद द कंसल्टेशन ऑफ NFRA। Yes. सर ये टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम टू टाइम होता है या फिर नहीं नहीं, मतलब अलग अलग once in a टॉपिक पे while? लोग अलग अलग टॉपिक पे लोग सर्वे रिसर्च करते रहते हैं। अब इनको लगता है कि ये वाला बात के ऊपर कुछ अलग अकाउंट का नियम होना चाहिए, या लोग मेथड को लेके कंफ्यूजन है तो हम लोग 2-4 मेथड रेकमेंड करते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर वो लोग बैठते हैं, एक गाइडलाइन प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम रखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, अब IndAS है, Yes. है ना। जब आप लोग ये सेमेस्टर 6 पढ़ रहे थे तो IndAS 1, IndAS 16 और IndAS 33 पढ़े थे। हाँ जी। IndAS 1 पढ़े थे कि अकाउंटिंग का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, IndAS 16 पढ़े थे वो फिर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के लिए, और IndAS 33 पढ़े थे EPS के लिए, Yes. है ना। तो पहले Yes. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था, अब IndAS हो गया। सर ये क्यों हुआ? देखो बेटा, इंडिया में फॉलो होता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दुनिया में फॉलो होता IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो ये फॉलो होता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS में बहुत गैपिंग है, मतलब बहुत डिफरेंट बातें हैं, जिसके कारण आपका अकाउंट, आपके कंट्री के अकाउंट्स फॉरेन अकाउंट्स के साथ आप कंपेयर करने में आपको बड़ा डिफिकल्टी है। किसी फॉरेन कंपनी के अकाउंट के साथ यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो पाती, तो जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट भी धीरे धीरे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एक बार में पूरा IFRS पे लेके नहीं गया उनको, क्योंकि उनका अकाउंट बनाने का एक्चुअली में तरीका अलग है, हमारा अलग है। हमारे इंडिया में सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अलग है, उनके वहाँ अलग है। उनकी नज़र में उनका जो एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज अपने इंडिया में क्या एम्प्लॉयज को आप बैलेंस शीट में लिखते हो क्या, स्टाफ को? नहीं। फॉरेन लिखते हैं। हाँ। US में जो अकाउंटिंग बनता है उसमें एम्प्लॉयज को एक इम्पोर्टेंट फिक्स एसेट की तरह दिखाया जाता है। हमारा अकाउंटिंग बोलता है कि भैया आदमी को तुम सैलरी के बेसिस पे वैल्यू मत करो, उसका कैपेबिलिटी को, हाँ। क्योंकि आदमी एक इमोशन, आदमी कोई मशीन नहीं है। मशीन है। तो इसीलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है नहीं, तुम एम्प्लॉयज को फिक्स एसेट में मत डालो। तो यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करके हम लोग IndAS में ले जा रहे हैं, जो कि बहुत हद तक सिमिलर टू IFRS है, बहुत हद तक, कंप्लीटली नहीं। Yes, sir. तो यही है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से IndAS में जाने का स्टोरी, और IndAS से IFRS तक जाने का कहानी होगा आगे जाके। Yes, sir. तो द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 shall be deemed to be as अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंटिल एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कंपनीज एक्ट 1956 में जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया गया है वो सारे 2013 में भी एप्लीकेबल होगा, अनलेस एंड अंटिल गवर्नमेंट उसमें कोई चेंजेस न ले। Okay. टिल द NFRA इज कंस्टिट्यूटेड, NFRA बाद में बना था, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन कंसल्टेशन विद ICAI रिकमेंडेड बाय NAC। तो पहले NAC था, National Advisory पहले NAC था, NAC जो ICAI के रिकमेंडेशन और उसके साथ मिला के गवर्नमेंट को बोलता था, फिर गवर्नमेंट उसको देख के एप्लीकेबल कर देता था, ऑफिशियल गैजेट में छाप देता था। ठीक है ना, OG याद रखना। तो यहाँ हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट OG में छापेगा, ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल है OG AG मैं मनमोजी, यहाँ तो OG में छापेगा। तो यहाँ पर पहले NAC के रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन से होता था, ICAI तो हर बार इन्वॉल्व रहा,
हाँ क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा बॉडी यही है अकाउंटिंग को लेकर, अकाउंटिंग। ठीक है। तो अब Yes. नेट उसके बाद जब सेक्शन 133 आया तब कौन बन गया? NFRA बन गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। कंसल्टेशन हमेशा हर स्टैंडर्ड बनने से पहले ICAI के साथ होता है, बट ICAI बनाता है, ICAI बनाता है, वो NFRA से कंसल्ट या NSE से कंसल्टेंट करता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल करवाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा फर्दर नेक्स्ट द पावर कंप्यूटर अंडर 133 द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद नेशनल वेल्थ कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द कंपनीज रूल 2006 एंड कंपनीज रूल 2015 में भी फॉलो। अब धीरे धीरे कंपनीज रूल 2015 भी आया, फिर कंपनीज एक्ट 2013 को भी अमेंड किया गया ना बार बार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हाँ, कंपनीज एक्ट को भी 2 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, से ऊपर देखो कंपनीज अकाउंटिंग रूल 2014, कंपनीज अकाउंटिंग रूल 2015। तो धीरे धीरे इनको भी ऑल्टर करते। तो आपको ये वाला पार्ट उतना याद नहीं रखना, आपको यही याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे आता है या इंड एस कैसे आता है। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन छोटा सा है, ऑल्ट्रेशन और ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, खाली वही बात है, इट इंक्लूड्स एडिशन, ओमिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत बड़ा बात नहीं। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप जानते हो, ठीक है। तो वो ओरिजिनली फ्रेम भी हो सकता है और ऑल्टर्ड भी हो सकता है टाइम टू टाइम। तो आप ऐसा नहीं है कि एक बार आर्टिकल एसोसिएशन लिख लिया तो दोबारा चेंज नहीं होगा। आर्टिकल एसोसिएशन होता क्या सर? इंटरनल रूल ऑफ कंपनी, इंटरनल रूल्स फॉर मैनेजमेंट, यहाँ पे हर इंटरनल अफेयर्स बारे में डिटेल में रूल्स हो, ये उतना ही काम का बात है। अगला डेफिनेशन है एसोसिएट कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। आपने बेटा 2 टाइप का कंपनी पढ़ते हैं, होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी, और तीसरा पढ़ते हैं ज्वाइंट वेंचर कंपनी। 3 टाइप का कंपनी पढ़ते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, एसोसिएट एंड जेवी। तो यहाँ पे पहले एसोसिएट का मतलब बताया। आपको होल्डिंग का मतलब पता ही है बेटा, मोर देन 50% शेयर एक्वायर, लेकिन अगर हम मोर देन 20% में वोटिंग पावर एक्वायर करें, पहले यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा कैसे है, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी। हम आपका सब्सिडियरी नहीं, आप मेरे होल्डिंग नहीं हो, बट लेकिन आपका मेरे ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे बताया, कंट्रोल ऑफ 20% ऑफ टोटल वोटिंग और कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एग्रीमेंट। आपका या तो 20% वोटिंग पावर मेरे पास है, या आपका बिजनेस डिसीजन पे मेरा कंट्रोल है। तो हम क्या कहलाएगा आपका, और आप भी मेरे एसोसिएट ही कहलाओ। हम दोनों ही एक दूसरे के एसोसिएट कहलाएंगे। फौजिया लिमिटेड और नीरज लिमिटेड दोनों एक दूसरे का एसोसिएट कहलाएंगे। लेकिन अगर आपका मेरे ऊपर 50% से ज्यादा कंट्रोल आ जाए, या मेरे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने का पावर आपके पास आ जाए, 50% और आप सब्सिडी बन जाओ। एसोसिएट के डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर लिया ज्वाइंट वेंचर कंपनी। देखो लिखा, नॉट अ सब्सिडी कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। सर ज्वाइंट वेंचर किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर का भी एक्सप्लेनेशन दिया। ज्वाइंट अरेंजमेंट where the parties have joint control on the arrangement of right as the net asset of the arrangement। कंपनी का नेट एसेट के ऊपर, नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सर इक्विटी, रिजर्व, यानी सर ऐसे बोलिए शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसको भी नेट एसेट बोलते हैं।
Yes. अगर हम एसेट साइड से बैलेंस शीट को देखें तो ये फॉर्मूला बनता है, और लायबिलिटी अप्रोच से बैलेंस शीट को देखें तो ये बनता है। यस अकाउंट्स में पढ़े हो ये चीज। यस हाँ। एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड हाँ, तो वही चीज यहाँ पे हो गया। तो अगर जो नेट एसेट के ऊपर ज्वाइंट कंट्रोल है हमारा, तो सर हम लोग कहलाएंगे एक दूसरे के ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, यस यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी लिखा है, शेयर हेल्ड बाय अ कंपनी इन अनदर कंपनी इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट कंपनी। अब ये फिड्यूशियरी कैपेसिटी क्या होता है? हम आपकी कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। हम ट्रस्टी के रूप में आपके कंपनी का शेयर अपने पास रख के रखा है। तो इस टाइप का केस में हम लोग कोई भी रिलेशन पे नहीं आएंगे, न एक दूसरे के जेवी कहलाएंगे, न एक दूसरे के एसोसिएट, और होल्डिंग तो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में जो शेयर होल्ड करता है उसको यहाँ इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, फिड्यूशियरी कैपेसिटी और एक बार एक्सप्लेन करोगे? देखो क्या बोला, अब फिड्यूशियरी इज अ पर्सन हु होल्ड लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विथ वन और मोर पार्टी। हम आप एक एनजीओ चला रहे हो, हम आपके एनजीओ का ट्रस्टी है। जैसे बहुत बेस्ट एग्जांपल देते हैं, टाटा ग्रुप एक कंपनी है। टाटा ग्रुप का 70% शेयर होल्डिंग किसके पास है? टाटा ट्रस्ट के पास। टाटा ट्रस्ट एक यानी एनजीओ जो टाटा ग्रुप का 70% शेयर एज ए ट्रस्टी होल्ड करता है। तो वो रिलेशन का यहाँ बात नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग एक दूसरे के एसोसिएट, जेवी, होल्डिंग कुछ नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, ये बोलो। अब क्लियर है? यस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोला, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं? सर जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब ऑडिट करने का भी कुछ गाइडलाइंस है। ये भी एक एडेनम है जो ऑडिट में हेल्प करे। जैसे हमको एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, उसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस बोल देते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे और वैसे है। तो यहाँ पर ऐसे क्या है ना, ये जैसे हम किसी को ऑडिट करने गए तो जैसे बहुत सारे ऐसे थे, उनमें से एक ऐसे है कि हमको हर चीज रिटर्न कंफर्मेशन में लेना चाहिए। कोई ऐसे बोलता है कि अगर एक ही कंपनी में 2 ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो बहुत बड़ा कंपनी है तो एक ऑडिटर तो संभलेगा नहीं। तो अगर 2 ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं तो दूसरे ऑडिटर के डॉक्यूमेंट पे कितना भरोसा करें और कितना नहीं। तो आपको गाइडलाइन दिया है कि जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाओ तो ऑडिटिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखो। जैसे एक ऑडिट एंगेजमेंट बोल के एक ऑडिट है, वो बोलता है आपको कि जब आप किसी कंपनी का ऑडिट लो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए प्रैक्टिसिंग सीए, जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करो तो आपको स्टार्टिंग में बात कर लेना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज का ऑडिट करना है और क्या क्या नहीं देखना है, मेरा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा। तो ऑडिट में बहुत सारा स्टैंडर्ड्स है, रूल नहीं बोलेंगे, सॉरी गाइडलाइंस है। तो वो भी कौन बनाता है? सर आईसीए बनाता है। किसके रिकमेंडेशन पे? वही एनएफआरए की। और अल्टीमेटली उसको एप्लीकेबल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सर सेम ही बातें थी, कुछ डिफरेंट नहीं था। अगला डेफिनेशन आता ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन हैव। ये कहाँ मेंशन होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उससे ज्यादा शेयर फिर कंपनी इशू नहीं कर पाएगी। लेकिन सर अगर मान लीजिए मेरा मेमोरेंडम में लिखा हुआ 50 लाख शेयर हम बेच सकते हैं, सर 10 साल बिजनेस करते करते धीरे 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 हम 50 लाख शेयर इशू कर लिया। अब हमको अगर और बेचना है तो मेमोरेंडम को ऑल्टर करो, एसआर पास करो, मेमोरेंडम को ऑल्टर करो, उसमें बढ़वा लो कैपेसिटी। स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर पास करना पड़ेगा। मेमोरेंडम को कभी भी ऑल्टर करना हो, मेमोरेंडम और आर्टिकल को ऑल्टर करने का हमेशा एसआर है। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बोलते हैं? सर बहुत सिंपल है, कलेक्टिव बॉडी ऑफ ऑल द डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर्स को जब हम एक साथ ले उसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स कौन है एक्चुअली? देखो एक बात समझना बेटा, बहुत गजब बात सवाल पूछे आप हमसे।
और ये बात एक्चुअली में बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। देखो आप एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चलाते हो ना बेटा, तो ओनर भी आप ही और डे टू डे बिजनेस भी आप ही संभालो। मतलब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेग्रीगेटेड नहीं। हम 3 वर्ड लिखने जा रहे हैं, ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में या HUF में ये सब एक ही लोगों के पास है। लेकिन जैसे ही आप कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हो, वहां पर ये प्रॉब्लम आता है कि मैनेजमेंट और कंट्रोल अगर एक ही आदमी के पास रहा, ओनरशिप और कंट्रोल, सॉरी, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अगर एक ही आदमी के पास रहा तो वो तो फिर कुछ भी घपला कर सकते। आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो और आप ही रिलायंस के डे टू डे बिजनेस को संभालते हो, तो बेटा जी फिर तो आप अपने फेवर में डिसीजन पास करा के निकल जाओ। क्रेडिटर से लोन से पैसा उठाओगे और अल्टीमेटली सब मार मुरा के भाग जाओगे। इन शॉर्ट नीरव मोदी, विजय माल्या हो जाओगे। तो ये गवर्नमेंट नहीं चाहता, सेबी नहीं चाहता। तो गवर्नमेंट से भी क्या बोला, एक काम करो, कंपनी का ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल खींच दो। जो कंपनी का ओनर है वो मैनेजमेंट में नहीं है, अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर। क्योंकि अब तुम बोलोगे कि अंबानी ओनर भी है, अंबानी बिगेस्ट शेयर होल्डर भी, और अंबानी डे टू डे काम में भी बैठ रहे हैं। हाँ, तो प्रमोटर है, उसको छोड़ के हम बात करें। अच्छा। बाकी लोगों के लिए जो ओनर है वो मैनेजमेंट में नहीं है, और जो मैनेजमेंट में है वो ओनर नहीं। तो जो लोग कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, यानी वो कंपनी के डे टू डे काम संभालने वाले, मतलब मैनेजमेंट संभालने वाले, और शेयर होल्डर हो गया ओनर वाले। अब क्लियर है ये? यस सर, मतलब डायरेक्टर्स का भी ओनर, मतलब शेयर होल्डर नहीं हो सकते। वो लोग को एक शेयर लेना पड़ता है मिनिमम। हाँ, जो उनके रूल्स में है वो डायरेक्टर, वो 5,000 रुपए तक का शेयर। हाँ, बस उसके ऊपर नहीं लेते हो। ठीक है, तो ये है। और इनके टीम को, इन डायरेक्टर्स की टीम को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऊपर हम लोग पढ़े थे ना वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, उसका भी यहाँ मतलब बताया क्लॉज नंबर 11 में। इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बॉडी कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं बोलते, वो अलग है पूरा। ठीक है, जिसको टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई। तो हम लोग एक मिथ बना लिए अपने मन में, हम भी गलत बोला आपको इतना देर से कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंपनी के पार्ट में आ गया। नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सर ये जो AOP वगैरह नहीं, ये अलग पर्सन डेफिनेशन में आ गया। AOP का बेस्ट एग्जांपल आपके एरिया में क्लब होगा। हाँ जी, वो AOP टाइप की। अच्छा, आप लोगों का बिल्डिंग का कोई, आप लोग अगर एक अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, वो AOP में आ जाते हैं अगर रजिस्टर्ड नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी। AOP हो गया मतलब कुछ लोगों का आपस में ग्रुप बना के एक टीम बना लेना। हाँ जी, ठीक है, जैसे BCCI है, BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, वो एक AOP है। वो AOP है। अगला क्लॉज है बुक एंड पेपर या बुक और पेपर। बेटा ये आप भी जानते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ गया इसमें, रीड, वाउचर, राइटिंग, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर, या फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो वो भी चलेगा। मतलब खाली फिजिकल बुक पेपर का बात नहीं की। अब यहाँ ऊपर पड़े बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अगले उसी को अगला क्लॉज बना दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है सर? कंपनी के पास कोई भी वो डॉक्यूमेंट जिसमें मनी रिसीव या एक्सपेंडिचर का डिटेल है, सेल या परचेज का डिटेल है, एसेट या लायबिलिटी का डिटेल है, कॉस्ट का डिटेल, हर वो डॉक्यूमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स माना जाएगा। ठीक है, जिसमें भी मनी रिसीव या मनी पेमेंट का कोई डिटेल है, सेल परचेज का कोई डिटेल है,
एसेट एंड लायबिलिटी का कोई डिटेल है, कॉस्टिंग कॉस्ट यानी खर्चे का कोई डिटेल, वो सब डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इनवॉइस, वाउचर, ये सब आ गए सर इसके, ठीक है ना। ब्रांच किसको बोलते हैं? नॉर्मल डेट। इसे क्लॉज उतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं। एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज सच बाय द कंपनी। कंपनी जिस एस्टेब्लिशमेंट को अपना ब्रांच बता रहा है, कोई ब्रांच है, जो क्या बोला? डिस्क्राइब एज सच बाय द कंपनी। तो कंपनी जिसको अपने ब्रांच के रूप में डिस्क्राइब कर रहा है, हर वो एस्टेब्लिशमेंट उसका ब्रांच है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी को कितना पैसा मिल गया है, कंपनी जितना शेयर मार्केट में शेयर इशू किया है उसमें से कितना पैसा मिल गया। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। चार्ज, चार्ज का मतलब होता है जब हम कोई चीज को गिरवी रखते, एज अ सिक्योरिटी, एज अ मॉर्गेज। तो देखो चार्ज का डेफिनेशन क्या बोला? एनी इंटरेस्ट और लियन created on the property or asset। कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट ऑफ द कंपनी जो है उसको किसी के पास हम गिरवी रख रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी, एज अ मॉर्गेज। लियन का मतलब होता है उसके पोजीशन में दे रहे हैं, और इंटरेस्ट का मतलब होता है पोजीशन तो मेरे पास ही है, लेकिन जब तक उसका लोन न चुका दे उस एसेट पे उसका भी हक रहेगा, वो उस पर इंटरेस्टेड रहेगा। हम दो एग्जांपल दे रहे बेटा। हम एक बस खरीदा, आप बैंक को, हम आपसे लोन लिया, हम आपसे लोन लेके एक बस खरीदा, बस या एक टैक्सी खरीदा। बेटा जी वो टैक्सी या बस हम आपके पास ही रख देगा, तब फिर हम कमाएगा कैसे और आपका लोन चुकाएगा कैसे? तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास गिरवी है, लेकिन फिजिकली प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, वो हम यूज कर। अब बड़ा कंपनी बेटा एक मशीन खरीदेगा बैंक से लोन लेके, मशीन ही अगर बैंक को दे देगा ऐसे गिरवी कि जब तक लोन नहीं चुकाएंगे मशीन तुम रखो, तब फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे? लोन चुकाएंगे कैसे? हाँ, फिर लोन लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो वहां पर क्या हो रहा है? उस एसेट के ऊपर उस पार्टी का हम इंटरेस्ट क्रिएट करवा रहे, मतलब उस पार्टी का यानी उस बैंक का उस एसेट के ऊपर हक बनता है। जब तक हम वो लोन न चुका दें उस एसेट को हम अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, तोड़ के फेंक नहीं सकते। एक ही है, फाइनेंस टर्म में दोनों का मतलब एक ही। हालांकि कोलैटरल सिक्योरिटी जब बोलते हो ना, वहां पर वो डिवेंचर और शेयर्स गिरवी रखने को मिलते, मीनिंग सबका गिरवी रखना ही। अब क्या गिरवी रख रहे हो, किस तरीके से गिरवी रख रहे हो, वहां वर्ड बदलता है। जैसे हम मॉर्गेज और सिक्योरिटी दो वर्ड यूज किए। सिक्योरिटी गिरवी रखा है मतलब वो सामान हम आप ही के पास गिरवी रख दिया। जैसे मान लो हम एक घर गिरवी रख के बिजनेस के लिए लोन लिए, तो वो घर बैंक के पास ही रहेगा, जब तक हम लोन न चुका दे वो घर हम यूज नहीं कर पाएंगे। वहां पे हम गोल्ड लोन लेते हैं बेटा, गोल्ड गिरवी रख के, तो वहाँ गोल्ड भी हम उस बैंक के पास ही छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं मॉर्गेज। हाइपोथिकेशन एक वर्ड होता है, नहीं इसको मॉर्गेज बोलते हैं सर, इसको मॉर्गेज बोलते हैं, क्योंकि वो गोल्ड अब मेरे पास नहीं रहेगा जब तक लोन नहीं चुका देंगे। वो एसेट, वो गोल्ड फिजिकली उस पर्सन के पास गिरवी रहेगा जब तक हम उसका लोन न चुका दें। मतलब हम उस पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट अपने एसेट पे बनवा रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं, यहाँ तो हम बेटा लियन कर दिए, लियन यहाँ इंटरेस्ट नहीं बना रहे, ये लियन का एग्जांपल हो गया। इंटरेस्ट बनाने वाला एग्जांपल पहले था, बस हम लिए लोन लेके, बस मेरे पास ही, हम ही चलाएंगे उसको। बैंक के पास उसका डॉक्यूमेंट गिरवी रहेगा जब तक लोन नहीं चुका दे। उस बस को हम बेच नहीं सकते, उस बस को हम अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते। जैसे फौजी हम एग्जांपल देता है, मेरा जो जिस घर में हम अभी रह रहे वो घर हम बैंक से लोन लेके लिए, घर का वैल्यू था नियर अबाउट 50 lakhs, हम बैंक से लोन लिया था 11 lakhs कह रहा हूँ, मेरा उतना पैसा शॉर्ट पड़ रहा था, तो हम लोन लिया, बैंक के पास हम डॉक्यूमेंट गिरवी रखे कि जब तक उनका लोन न चुका दे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहेगा।
घर को हम रजिस्टर कराए ना अपने नाम पे, हाँ जी, वो रजिस्ट्रेशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम बैंक के पास हो, हाँ जी, मतलब वो घर में हम रहेगा जरूर, लेकिन वो घर हम बेच नहीं सकते। हाँ जी, अब हम लोन चुका चुके हैं, तो बैंक मेरे को मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस दे, हाँ जी, तो यानी बैंक का उस घर पे इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। ये लिए मतलब हम फिजिकली उनके पोजीशन में दे, ठीक है। तो इन सबको ही गिरवी रखना बोलते। तो गिरवी रखने का दो तरीका हो गया ना बेटा, या तो हम आपके साथ डॉक्यूमेंट गिरवी रखा है, एसेट मेरे पास ही है, या फिर हम एसेट भी गिरवी रख दिया आपके पास, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट। यहाँ पे लोग बोलते हैं जो लोग सीए इन प्रैक्टिस है उनका बात करते हैं, जिनके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट लेके वो लोग अपना सीए एज ए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सीए पास जो जॉब कर रहा है उसका बात नहीं कर रहा, क्योंकि सीए प्रैक्टिस करना मतलब देखो दो बातें होती है। हम डिग्री ले लिया, हाँ, अब हम किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में एज ए सीए जॉब कर, हाँ, वहाँ मेरा साइनिंग अथॉरिटी नहीं चलेगी, हम हाँ काम जी। संभालेगा, लेकिन साइन करने का पावर किसी इंडिपेंडेंट सीए इन प्रैक्टिस को होता है। अब ये सीए इन प्रैक्टिस क्या होता है वही तो पूछे थे आप हमसे। सीए इन प्रैक्टिस का मतलब हुआ बेटा हम अपने एक ऑफिस खोला, अब हम लोगों का इंडिपेंडेंटली अकाउंट्स को चेक करके देना और ये सब काम करना। अच्छा, मतलब जो सीएस खुद ही अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, एग्जैक्टली, उसको बोलते हैं सीए इन प्रैक्टिस। जैसे अभी जैसे इतने सालों तक हम जॉब कर रहे हैं तो हम सीए इन प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन अभी हम एक साल से स्कूल जॉब छोड़ दिया, हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपना ट्यूशन सेंटर चलाते हैं और अपने फ्रेंड के साथ सीए इन प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम अपना एक ऑफिस खोल लिया और हम लोगों का इंडिपेंडेंटली अकाउंट को चेक करके देने का काम करते हैं, और भी बहुत सारा सर्विस होता है इसमें। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कुछ नहीं, कंपनी का एक ऐसा ऑफिसर जिसको कंपनी वो पोस्ट दी है। हाँ, जनरली इनका काम होता है कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को एग्जीक्यूट करवाना इंक्लूड करना, यस, या करवाना, करना नहीं करवाना, हाँ, क्योंकि करने का काम तो नीचे का स्टाफ करेगा। नीचे का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मेरे को अपॉइंट किया गया कंपनी का फाइनेंस हेड के रूप में, ठीक है। फाइनेंस के लिए सब कुछ मैनेज करना। हाँ, ये दोबारा कंपनी का डेफिनेशन लेकर आया, फालतू कोई मतलब नहीं है। जल्दी जल्दी ये 2 पेज और निपटा लेते हैं, एटलीस्ट पेज नंबर 5 तक पहुंच जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर और 5 करके 2 क्लास में चैप्टर को डन कर देंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉर्मल है। जब कंपनी शेयर बेचता है ना, तो जनरली कंपनी का शेयर लिमिटेड बाय शेयर होता है। लायबिलिटी क्या होता है, फौजिया मेरी कंपनी का 100 शेयर खरीदी, हाँ, एक शेयर का दाम मान लो 100 रुपये, हाँ, फौजिया अभी 75 रुपीज दे दिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी 25 रुपया बाकी है। मेरा अब लाइबिलिटी मेरा और 25 अब मेरा कंपनी अगर डूबा तो हम फौजिया से मैक्सिमम वो 25 रुपया मांग सकते हैं, यानी कंपनी फौजिया का 100 रुपया टोटल में डूब सकते हैं। 100 × 100 करके एक शेयर पे फौजिया का 100 रुपया डूब सकते हैं, यानी फौजिया का लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड बाई शेयर है। लेकिन कभी कभी होता है फौजिया बोली जाता है ठीक है एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो हम 120 तक का लाइबिलिटी उठाने को तैयार तैयार है। अगर कंपनी डूबा तब, अभी नहीं, हर समय नहीं। कंपनी कभी भी ये पैसा नहीं मांग सकता, जब डूबेगा तब, जस्ट इन केस, हाँ, जस्ट इन केस। तो यहाँ पर फौजिया 20 रुपया एक्स्ट्रा देने को तैयार है अपनी फेस वैल्यू के ऊपर, सॉरी शेयर का वैल्यू के ऊपर, शेयर के वैल्यू, उसी को बोलते हैं लिमिटेड बाई गारंटी, ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और यहाँ पे हम कभी भी मांग सकते हैं, लाइक दिस पर्टिकुलर लाइबिलिटी, एकदम, जस्ट नॉट इन केस। हाँ। और तीसरा होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहाँ फौजिया बोली शेयर का दाम कुछ भी हो, जितना लॉस होगा हम बियर करने को तैयार। तो 3 टाइप का शेयर होता है, लिमिटेड बाय लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड, सॉरी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर, अनलिमिटेड। अगला वर्ड है कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी का मतलब अ पर्सन लाइबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। हर वो आदमी जो कंपनी को, जब कंपनी बर्बाद होकर बंद होने जाएगा, तो जितना आउटसाइड लाइबिलिटी बचा है उसके लिए वो भी कंट्रीब्यूट करे, उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूटरी। कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2-3 बातें हैं।
राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, तो मेरा आपके ऊपर कंट्रोल है। आपके कंपनी में मेजोरिटी, आपकी कंपनी मान लो 9 डायरेक्टर, तो 9 में से 5 कौन होगा वो हम डिसाइड करते हैं। मेरा कंपनी डिसाइड करता है, हम मतलब मेरा कंपनी, तो हम आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। मतलब टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर शेयर होल्डिंग है वो तो है ही 50% से ज्यादा। तो 3 तरीके से हम आपके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आपका मेजोरिटी डायरेक्टर हम डिसाइड करता है, आपका मेजोरिटी शेयर होल्डिंग वोटिंग पावर मेरे पास है, या आपका मैनेजमेंट का पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हम करते हैं। डिवेंचर क्या होता है सर? डिवेंचर का मतलब होता है एक एविडेंसिंग अ डेब्ट, एक डॉक्यूमेंट जो एक एविडेंस है कि कंपनी इतना रुपया उधार लिया और कंपनी उतना रुपया उधार के लिए कुछ एसेट को भी चार्ज पे रखा। तो वो इंस्ट्रूमेंट, देखो फाइनेंस में ना डॉक्यूमेंट को स्टाइलिश लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है? हाँ, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंसिंग है डेब्ट को, ठीक है? लेकिन फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डेब्ट। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आरबीआई इशू किया उसको डेब्ट नहीं बोलते। या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट एज प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, मतलब आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, वो ये बोल सकता है ये डॉक्यूमेंट को हम डिवेंचर नहीं मानेंगे, ठीक है? डायरेक्टर का मतलब अपॉइंटेड बाय बोर्ड, ये तो फालतू ज्ञान है। डिविडेंड का मतलब भी कोई मतलब, डिविडेंड में इंटरम डिविडेंड भी इंक्लूड होता है, ये बात ध्यान रखो। मतलब जब हम डिविडेंड बोलते हैं दोनों डिविडेंड का बात कर रहे हैं, फाइनल डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है सर? आप 21-22 में कमाए, 21-22 में कमाए, मान लीजिए आपका 22-23 में जाके अकाउंट फाइनलाइज हुआ, अब आप डिविडेंड डिक्लेयर किए, तो 21-22 का प्रॉफिट पे आप 22-23 में डिविडेंड दे रहे हो, इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। लेकिन आप 21-22 के प्रॉफिट पे 21-22 में अगर डिविडेंड बांट रहे हो, ड्यूरिंग द ईयर ही अगर आप डिविडेंड बांट दे रहे हो, उसी ईयर का प्रॉफिट पे उसी ईयर में डिविडेंड बांट दे रहे हो, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। लॉ में डॉक्यूमेंट, समन को, नोटिस को, रिक्विजिशन को, हर एक डिक्लेरेशन फॉर्म को, सबको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इतना काम का डेफिनेशन नहीं है ये वाला, लेकिन डेफिनेशन बहुत काम का है। क्लॉज 37 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के ऑफिसर को या कंपनी के एम्प्लॉई को जब ऑप्शन दिया जाए कि आप मेरे कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, राइट टू परचेज का, एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, आज ही दाम तय कर ले रहे हैं, आज ही हम दाम तय कर ले रहे हैं कि 150 रुपया में 2 साल के बाद आपको कंपनी का शेयर खरीदने का राइट दे रहे हैं। आज नहीं राइट दे रहे हैं, आज नहीं खरीदना है, प्राइस खाली आज डिसाइड किए, लेकिन खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद। किनको ये ऑप्शन दे रहे हैं? कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय, और ऑप्शन दे रहे हैं, कंपल्सरी नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन मतलब उन लोगों को ऑप्शन मिल रहा है कि वो लोग खरीद भी सकते हैं या नहीं भी खरीद सकते। एग्जैक्टली, हाँ सर, ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो लोग कंपनी का कुछ फायदा करवा रहे हैं, कंपनी को कोई टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट दे रहे हैं, या कोई नया फॉर्मूला इन्वेंट किए है, मतलब कंपनी को कुछ बेनिफिट करवाया। हाँ, मतलब जैसे कि अगर मार्केट पे वो 200 पर शेयर आ रहा है, हाँ, मार्केट प्राइस से कम दाम में ऑफर करो, तो ऑफिस बात, मार्केट प्राइस से ज्यादा में ऑफर करो, कंपनी से लेगा ही क्यों, तो बाहर खरीद लेगा। अगर उसको रुपया दे के लेना है तो वो बोलेगा हम ज्यादा दाम में आपसे क्यों लें, आप ही का शेयर बाहर सस्ता मिल रहा है हमको, तो मार्केट प्राइस से कम दाम में होता है। अच्छा, एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? कोई भी इंजीनियर, वैल्यूअर या सीए या सीएस, जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर है सर्टिफिकेट इशू करने, कोई चीज को चेक करके सर्टिफिकेट इशू करने का पावर है, तो इंजीनियर, सीए, सीएस, वैल्यूअर, कॉस्ट अकाउंटेंट, इनको बोला गया कि ये लोग, आप लोगों का पावर होता है आपके कंपनी को कोई सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, कोई चीज को चेक करें,
सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? ये बहुत काम का डेफिनेशन है। बैलेंस शीट को बोलते हैं, पीएल को बोलते हैं, कैश फ्लो को बोलते हैं, इक्विटी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुनना आप। चौथा नंबर बेटा, ये तीन तो आप भी जानते हो, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो। और अगर आप एनटी हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि पीएल की जगह वहां वही बनता है फिर। लेकिन ये चौथा नंबर जो है बहुत काम का है। कंपनी के लिए कंपल्सरी भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जनरली ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कंपल्सरी है कि आपका पिछले साल से इस साल के इक्विटी शेयर स्टेटमेंट में क्या क्या चेंजेस है। इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी नोट जो होता है, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था। एकदम बैलेंस शीट आया भी था एग्जाम। प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओपीसी 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लिए मे नॉट इंक्लूड सीएफएस, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट उनके लिए कंपल्सरी नहीं। अगला डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर, जनरली जो 31 मार्च को एंड है, ठीक है। तो यानी अगर कोई कंपनी 1 जनवरी को बनाए तो तब भी उनका एंडिंग पीरियड 31 मार्च ही होगा। हाँ, फॉलोइंग ईयर का कंपनीज में कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो होता है, नहीं फॉलो। यस एग्जैक्टली, ठीक है। वैसे यहाँ पे बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया के लिए टू फॉलो डिफरेंटली फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाद उनका कोई और भी है, लेकिन उनको इंडिया में 31 मार्च वाला कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि ये इतना सारा जगह काम आता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्री रिजर्व बोला है, फ्री मतलब जो कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करने के लिए स्पेसिफाइड नहीं रखा है। तो रिजर्व्स व्हिच आर एट द लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, मतलब हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा नहीं रखा है, मेरे को ये पैसा अवेलेबल है, हम जब चाहे डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो किनको जिनको फ्री रिजर्व नहीं माना उसका लिस्ट है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो सर। वो जो मतलब मैं यहाँ पे वो रीड कर रही थी एक्चुअली, ये जो फाइनेंशियल ईयर का ये जो आपने अंडरलाइन किया, अलाउ एनी पीरियड एट इट्स फाइनेंशियल, मतलब एज इट्स फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर इंडिया का कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है तो वो कोई भी फाइनेंशियल ईयर मतलब अडॉप्ट कर सकता है। वहाँ पर वो कोई भी फाइनेंशियल ईयर कर सकता है, लेकिन जब इंडिया में अपने बुक को कंसोलिडेट करेगा ना, ओके, तो अल्टीमेटली तो इंडिया वाला पूरा बैलेंस शीट बनेगा ना, उसको वहाँ का डेटा को भी लेके तब उसको इंडिया में वो 31 मार्च वाला कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अब अमेरिका में मान लो कि जनवरी टू दिसंबर अकाउंटिंग ईयर चलता है, तो उसको तो वहाँ के हिसाब से जनवरी टू दिसंबर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो इंडिया में अपने बुक्स को इनकॉर्प कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, तब तो उसको अकाउंटिंग ईयर इंडिया के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व किसको बोला? फ्री रिजर्व, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल हो। लेकिन क्या क्या को फ्री रिजर्व नहीं माना? कोई भी अनरियलाइज्ड गेन है या नॉशनल गेन है, जैसे कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से एसेट को अप डाउन करके रीवैल्यूएशन बनाते हो, लेकिन बेटा जी वो पैसा को रियलाइज थोड़ी नहीं होगा। आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर लिख लियो, इसका मतलब एसेट बेस थोड़ी नहीं दियो, आप तो सिर्फ मार्केट वैल्यू के साथ अप डाउन करके अपने बुक्स को ठीक किए। तो ये रिवैल्यूएशन गेन फ्री रिजर्व नहीं। एनी चार्ज ऑन एनी कैरिंग अमाउंट ऑन एसेट लायबिलिटी का, कोई अगर हम एसेट लायबिलिटी के लिए गिरवी रखा है पैसा और उसके लिए कोई रिजर्व क्रिएट कर रहा है, तो उसको भी फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे। तो ये नोशनल गेन्स क्या है? वही तो, नोशनल का मतलब क्या होता है? एज्यूम्ड। तो एज्यूम्ड गेन्स को आप रिजर्व बना के रख लियो, लेकिन वो रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं, क्योंकि एक्चुअली में तो हुआ ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? जिसमें 51% से ज्यादा होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का मिला के, ठीक है। और अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडियरी कंपनी है तो वो भी गवर्नमेंट हो जाएगा। मतलब आपका एक गवर्नमेंट कंपनी, मान लो आप भेल हो, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
गवर्नमेंट कंपनी है। फौजिया प्राइवेट लिमिटेड पे भेल अगर शेयर ले ले तो है तो फौजिया प्राइवेट लिमिटेड या फौजिया पब्लिक लिमिटेड, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया क्योंकि वो सब्सिडियरी बन गया, तो वो कंपनी भी फिर गवर्नमेंट कंपनी कहलाए। मतलब गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा ही, गवर्नमेंट कंपनी जिसका होल्डिंग बन जाएगा वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। होल्डिंग कंपनी का मतलब जानते ही हो, तो दो इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका डायरेक्टर कौन बन रहा है, मेजोरिटी वो हम डिसाइड कर रहे हैं, या आपका 51% से ज्यादा वोटिंग पावर मेरे पास आ गया, ठीक है। इशूड कैपिटल मतलब हाँ 50% से है। आपका इशूड कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल एट द इश्यूज फॉर द टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन। हम पब्लिक को जो शेयर इशू किए सब्सक्रिप्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। केएमपी किसको बोलते हैं? कंपनी का सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ या कोई अदर ऑफिसर जिसको कंपनी उस पोस्ट के लिए अपॉइंट किए, और अदर ऑफिसर एज में भी प्रिस्क्राइब। यहाँ पे सीए क्यों नहीं होते? नहीं, सीए हम बोला ना बेटा, सीए जो जॉब कर रहा है ना, वो इनमें से कोई पोस्ट पे जॉब कर रहा होगा, या तो कंपनी का सीईओ होगा या डायरेक्टर होगा या सीएफओ। अलग से सीए बोल के कंपनी में कोई पोस्ट ही नहीं होती। अकाउंटेंट बोल के पोस्ट होता है कंपनी में, बात है ना। कंपनी में चार्टेड बोल के कोई पोस्ट ही नहीं होती। आप सीए एज ए प्रैक्टिस आप अपने आप को सीए बुला सकते। एज एन एम्प्लॉई आप अपने आप को कंपनी का अकाउंटेंट ही बुलाओ। अब आप ये बोलो मैं हेड अकाउंटेंट है, चीफ अकाउंटेंट है, हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप सीए बोल के कंपनी में कुछ नहीं। हाँ, लेकिन सीएस बोल के होता है क्योंकि वो एक पोस्ट है कंपनी। पोस्ट है। किन कंपनी का 50 लाख के ऊपर टर्नओवर है या पेड कैपिटल है, उनको करना पड़ता है। तो आज यही रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को डन कर देंगे।